नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। आज का हमारा जो वीडियो है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि बायोस्फीयर पे आधारित हैं उससे संबंधित हैं। आज हम लोग बायोस्फीयर से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। लगभग 15 क्वेश्चन मैंने बनाए हैं। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि बायोस्फीयर होता क्या है। बायोस्फीयर का हिंदी शब्द है जैव मंडल। आप इसे किस तरह डिफाइन कर सकते हैं या इसको कैसे समझ सकते हैं? जल, स्थल और वायुमंडल, इन तीनों जो तीनों स्फीयर हैं, मतलब हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, इन तीनों में जो जीव रहते हैं और इन तीनों हिस्सों को मिला दिया जाए तो जो स्फीयर बनेगा वो कहलाएगा बायोस्फीयर। तो पूरी धरती ही बायोस्फीयर है, क्योंकि धरती में कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ जीव न रहते हों। चाहे माइक्रोस्कोपिक जीव ही क्यों ना हो, बैक्टीरिया वायरस ही क्यों ना रहते हों, लेकिन जीव तो हर जगह रहते हैं। तो अब आते हैं इस पे संबंधित क्वेश्चंस पे, और ध्यान रखिए ये सेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस पे बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। और ये क्वेश्चन जो हैं अभी आपकी जो स्कूल की परीक्षाएं होती हैं वहाँ भी आ सकते हैं। इसके अलावा स्कूल पास करने के बाद जब आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में जाएंगे, जैसे एसएससी के, रेलवे के, इवन पीसीएस जैसे बड़े एग्ज़ाम्स में भी बायोस्फीयर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं बायोस्फीयर से रिलेटेड। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल की अस्थायी गैस है? हमारे ऑप्शंस हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन और ऑर्गन। ध्यान रखिए यहाँ क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हमारे एटमॉस्फेयर में परमानेंट गैस कौन सी है। तो इन चार ऑप्शन में से हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा नाइट्रोजन। अब इसका कारण ये है कि नाइट्रोजन ही क्यों है, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसें हैं, लेकिन नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, लगभग 78%। और इसकी मात्रा जो है वायुमंडल में या एटमॉस्फेयर में स्थिर होती है, जबकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसों की मात्रा घटती बढ़ती रहती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हमारा अगला प्रश्न है, टाइगा वन कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शंस हैं ए भूमध्यरेखीय क्षेत्र, बी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, सी उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र और डी है समशीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। भूमध्यरेखीय मतलब इक्वेटोरियल रीजन होता है, जो इक्वेटर के आसपास का एरिया है। उष्णकटिबंधीय जो इक्वेटर से 25-30 डिग्री ऊपर और नीचे जो हिस्सा होता है जहाँ मौसम अक्सर गर्म होता है वो उष्णकटिबंधीय, इसको हम ट्रॉपिकल जोन भी कहते हैं, वो हो गया। उपोष्ण उससे थोड़ा और ऊपर की बात चली जाए 30 से 40 के बीच का जो हिस्सा होता है उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है। और समशीतोष्ण जो है और आगे चले जाएंगे तो वो लगभग 60 डिग्री के आसपास के जो हिस्से होते हैं धरती पे उसे कहते हैं समशीतोष्ण या ट्रॉपिकल। ठीक है, सॉरी, समशीतोष्ण या टेम्परेट जोन कहते हैं। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा समशीतोष्ण। और ध्यान रखिए जो टाइगा वन होते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा पाए जाने वन हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा यही वन पाए जाते हैं। तो टाइगा वन ध्यान रखिए। और इन वनों में जो लकड़ियाँ होती हैं वो बहुत ही अच्छी किस्म की होती हैं, बहुत सारे कामों में आती हैं। और दूसरा, इनके जो पत्ते होते हैं इन वनों के या इन जिन पेड़ों के पत्ते होते हैं वो कॉनिफेरस होते हैं, जैसे क्रिसमस ट्री आपने देखी होगी, यस, जिसके पत्ते सुई जैसे हों, पेड़ ऊपर की तरफ पतला, नीचे की तरफ आके मोटा होता जाए, ऐसे पेड़ कहलाते हैं, टाइगा वन में पाए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, धरती पर मृदु जल
की सर्वाधिक मात्रा है किसमें? ऑप्शन देखिए, मृदु व तो फ्रेश वाटर, धरती पे फ्रेश वाटर सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? ए है नदियों में, बी झरनों और झीलों में, हिमनदों में, और डी है भूमिगत जल में। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा हिमनद। हिमनद को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्लेशियर्स। ध्यान रखिए, धरती पे जो भी वाटर है उसमें से 97% जो वाटर है वो है सलाइन, सॉल्टी वाटर है, ठीक है। ओनली 3% जो है वो फ्रेश वाटर है, और इन 3% में से 2% वाटर जो है वो ग्लेशियर्स में जमा हैं या बर्फ़ के रूप में जमे हैं, उन्हें ग्लेशियर कहते हैं। इसका मतलब है कि सिर्फ 1% वाटर ही वो झीलों में, नदियों में और भूमिगत मतलब ग्राउंड वाटर के रूप में पाया जाता है। तो आप समझ सकते हैं सबसे ज़्यादा पानी कहाँ मिलता है फ्रेश वाटर? वो है हिमनद। कहाँ पाया जाता है? हिमनद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? विच इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। ऑप्शन देखिए, प्रेरी उत्तरी अमेरिका, पंपाज दक्षिणी अमेरिका, स्टेपीज यूरोप, वेल्ड ऑस्ट्रेलिया। एक्चुअल में ये सभी क्या है? ग्रासलैंड है। तो मैंने ग्रासलैंड का एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि कौन से ग्रासलैंड कहाँ पाए जाते हैं। अगर आपने उसको देखा होगा तो ज़रूर आपको इसका आंसर पता होगा। इसका सही आंसर है वेल्ड ऑस्ट्रेलिया। एक्चुअल में वेल्ड जो ग्रासलैंड है ये एक टेम्परेट ग्रासलैंड है और ये पाया जाता है दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है? ठीक है, आपके ऑप्शन हैं अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका। ये 4 कॉन्टिनेंट हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट, इनको हम हिंदी में कहते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं? तो इसका सही जवाब है, ये द करेक्ट आंसर इज़ एशिया। और ध्यान रखिए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन वो वन होते हैं जो ड्राई सीजन आने पर अपनी पत्तियां गिरा देते हैं और बिल्कुल सूखे सूखे लगते हैं पेड़, और जितने भी जंगल होते हैं वो बिल्कुल सूखे सूखे दिखते हैं, पत्तियां गिर जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, सवाना, पंपास, वेल्ड और डाउन्स। इनमें से कौन शीतोष्ण मतलब टेम्परेट ग्रासलैंड नहीं है? तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है सवाना। बाकी 3 देखिए, पंपास, वेल्ड और डाउन्स, ये टेम्परेट जोन के ग्रासलैंड है। सवाना जो है वो ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है, उत्तरी अफ्रीका जो कि ट्रॉपिकल इक्वेटर के आसपास ही आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 7 है, द क्वेश्चन नंबर 7, वायुमंडल की सबसे निचली परत है स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आइनोस्फीयर। तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर इज ट्रोपोस्फीयर। एक्चुअल में धरती के ऊपर एयर का एक बड़ा सा आवरण या एक लेयर मिलता है जिसको हम वायुमंडल कहते हैं। अगर मान लीजिए हमारी ये धरती है तो इसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक गैसों का मीन्स हवा का एक लेयर मिलता है। लेकिन ध्यान रखिए, जो हवा का लेयर है या जिसमें गैसें ज़्यादा होती हैं वो लेयर बहुत ऊंची नहीं है, लगभग 30 किलोमीटर ऊंचाई तक ही पाई जाती है। लेकिन जो वायुमंडल है वो काफ़ी ऊंचाई तक, लगभग 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो ये जो लेयर है इसको हम 5 अलग अलग हिस्सों के रूप में जानते हैं। सबसे नीचे के जो लेयर होते हैं उसे कहते हैं ट्रोपोस्फियर, इसके ऊपर जो लेयर है उसको स्ट्रेटोस्फियर, इसके ऊपर है मेसोस्फियर, और उसके बाद है आइनोस्फियर, और लास्ट में एक्सोस्फियर है, ठीक है। और इनकी अलग अलग ऊंचाई होती है। तो ध्यान रखिए, जो सबसे नीचे का लेयर होता है वो ट्रोपोस्फियर कहलाता है। किसी वीडियो में हम वायुमंडल की इन परतों के बारे में पढ़ेंगे तो आपको किन परतों में की क्या खास बात होती है, क्या विशेषताएं होती हैं, क्या चीज़ें पाई जाती हैं, उनका हमारे मौसम पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वो सब चीज़ें देखेंगे हम बाद में। चलिए
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 8वां प्रश्न है, ओजोन परत मुख्यतः पाई जाती है। ओजोन लेयर इनमें से किस सेक्शन में पाई जाती है, या वायुमंडल किस परत में पाई जाती है? तो हमारे वायुमंडल में मैंने बताया था कि पाँच मंडल या 5 लेयर होते हैं। पहला जो है क्षोभ मंडल, जिसको हम ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। दूसरा है मध्य मंडल। तीसरा समताप मंडल, जिसको हम मध्य मंडल मेसोस्फीयर, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर, और आयन मंडल जो है वो आयनोस्फीयर कहलाता है। तो इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है समताप मंडल। क्या है? समताप मंडल। ओजोन लेयर जो है वो हमारी धरती पे 15 किलोमीटर से लेकर 35 किलोमीटर, मोस्टली ज़्यादा मोटी लेयर यहीं पाई जाती है, 15 से लेकर 35 किलोमीटर के बीच में। ये 50 किलोमीटर तक भी पाई जाती है, लेकिन ज़्यादा मोटी यहीं होती है। तो ये ज़्यादातर हिस्सा जो आता है वो समताप मंडल में आता है, स्ट्रेटोस्फीयर में आता है। तो हमारा सही जवाब होगा समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न 9 की तरफ। निम्न में से किस एक देश में पंपास घास के मैदान स्थित है? ऑप्शन देखिए, पराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना, बोलिविया। ये चारों देश जो हैं दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट के हैं, और इसमें से जो पंपास है वो अर्जेंटीना में पाया जाता है। पंपास एक, ध्यान रखिएगा, टेम्परेट ग्रासलैंड है, और ये कहाँ है? अर्जेंटीना में। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं प्रश्न 10 की ओर। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को दूसरे किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन देखिए, लानोस, कंपोज, ग्रान चाको, सेल्वास। तो इसका सही जवाब है सेल्वास। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या होते हैं? एक्चुअल में जो विश्व में पाए जाने वाले जो फॉरेस्ट हैं उनको अलग अलग नामों से जानते हैं। जो इक्वेटर के आसपास मिलने वाले फॉरेस्ट होते हैं उन्हें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहते हैं, क्योंकि इन जगहों पे अच्छी वर्षा होती है, मोर देन 200 सेंटीमीटर्स इन ईयर, और उसकी वजह से यहाँ बहुत घने जंगल पाए जाते हैं। और इन्हीं जंगलों को दुनिया भर में अलग अलग, जैसे अमेजन बेसिन के जंगल, कांगो के जंगल, भारत में भी पाए जाते हैं ये, और कई देशों में मिलते हैं। और ये खास करके जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, जो ब्राज़ील के हिस्सों में या अमेजन बेसिन में मिलने वाले को हम सेल्वास के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? विच इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड? ए फिनबोस दक्षिण अफ्रीका, मक्विस यूरोप, चैपरल कैलिफोर्निया, हाथी घास प्रेरी। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, हाथी घास प्रेरी। एक्चुअल में ये जो सभी झाड़ियाँ हैं, फिनबोस, मैकविस, चैपरल, ये छोटी झाड़ियाँ होती हैं, मतलब श्रब्स होते हैं। और हाथी घास एक तरह की घास होती है, ग्रास, जो एक्चुअल में सवाना की खासियत है। ये कहाँ मिलते हैं? सवाना रीजन में, जबकि यहाँ लिखा हुआ प्रेरी, इसलिए ये सब, बाकी ऑप्शन सही है, ये गलत है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 11 हो गया। 12 में देखिए, इनमें से कौन शीत मरुस्थल नहीं है? ऑप्शन देखिए, अटाकामा, गिब्सन, तकलामकान, गोबी। ये चारों डेजर्ट्स हैं, तो इसमें से कौन सा कोल्ड डेजर्ट नहीं है? ठीक है, तो हमारा जो सही जवाब होगा वो होगा गिब्सन। कोल्ड डेजर्ट एक्चुअल में जो टेम्परेट जोन में मिलने वाले डेजर्ट होते हैं, जहाँ पे ठंड अधिक होती है और साल के कुछ हिस्सों में बर्फ़बारी भी होती है, ऐसी जगह शीत मरुस्थल कहलाते हैं। अटाकामा चिली में है, तकलामकान जो है वो चाइना में है, गोबी मंगोलिया में और चाइना में है। तो ये सब टेम्परेट जोन के डेजर्ट्स हैं। और गिब्सन जो है ऑस्ट्रेलिया में है, जो एक ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाने वाला डेजर्ट है या हॉट डेजर्ट है। तो आपका सही जवाब होगा गिब्सन। तो नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 13, विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है? ठीक, ऑप्शन देखा जाए, सहारा, ग्रेट ब्रिटेन, अंटार्कटिक, अटाकामा। तो सही जवाब देखिए,
इसका जो करेक्ट आंसर है अंटार्कटिक। अक्सर हम लोग इसको सहारा मारते हैं, सबसे बड़े मरुस्थल की बात की जाती है तो हम लोग सहारा लगाते हैं, वास्तव में है भी, लेकिन यहाँ हमारा जो क्वेश्चन है वो शीत मरुस्थल की बात हो रही है, कोल्ड डेजर्ट की बात हो रही है। तो सहारा एक हॉट डेजर्ट है, जबकि अंटार्कटिक जो है वो एक कोल्ड डेजर्ट है। डेजर्ट का मतलब रेत मिलना या गर्मी होना, ये चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं होती हैं। डेजर्ट का मतलब होता है कि वो हिस्सा जो कम रेनफॉल रिसीव करता है, और कम रेनफॉल होने की वजह से कम प्लांट्स होते हैं, वो हिस्सा डेजर्ट कहलाता है। वो कोल्ड भी हो सकता है और हॉट भी हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 14, विश्व का सबसे अधिक डिस्टर्ब वन बायोम कौन सा है? कहने का तात्पर्य यह है कि विश्व का सबसे ज़्यादा विक्षुब्ध या डिस्टर्ब्ड वन कौन से हैं, जो सबसे ज़्यादा खतरे में हैं आज? ए विश्रुति वन, बी मानसूनी वन, भूमध्य सागरीय वन और टैगा वन। ये वनों के प्रकार हैं जो विश्व के अलग अलग जगहों में पाए जाते हैं। तो इनमें से सबसे ज़्यादा आज खतरे में कौन सा वन है? तो आंसर बी होगा मानसूनी वन। भारत में जो वन पाए जाते हैं वो मानसूनी वन होते हैं। यहाँ बढ़ते नगरीकरण, मतलब जनसंख्या बढ़ने और सिटीज़ बढ़ने या खेती के लिए ज़मीन प्राप्त करने के लिए इन वनों पे दबाव बढ़ रहा है। बारिश भी कम होने से जंगल कम हो रहे हैं। तो ये आपका आंसर बी सही है। तो अगले प्रश्न चलते हैं। निम्न में से किस वन का सर्वाधिक आर्थिक महत्व है? आपका ऑप्शन है टैगा वन, भूमध्य सागरीय वन, विश्रुति वन और मानसूनी वन। तो इसका सही जवाब है टैगा वन। टैगा वन जो होते हैं वो वन जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ की लकड़ी जो है बहुत ही मुलायम होती है। इसका बहुत तरह के खेल के सामान बनाने, कागज़ बनाने में और कई तरह के कामों में यूज़ किए जाते हैं। इस कारण से ये सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल वैल्यू होती है या आर्थिक महत्व होता है। तो इस तरह से दोस्तों हमने ये सभी प्रश्न कर लिए हैं, 15 प्रश्न। तो हो सकता है कुछ लोगों को ये वीडियो नया लगे या हार्ड लगे, तो कोई बात नहीं, आपने नहीं पढ़ा होगा तो हो सकता है हार्ड लगेगा, लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि इस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं इस तरह के। तो आपको अपनी तैयारी